हमारे घर के सामने एक बड़ा सा खाली प्लॉट था जो दादा की मलकियत था। उनकी वफात के बाद वालिद के हिस्से में आया तो उन्होंने उस पर दुकानें बनवा कर किराए पर लगा दी। उन दिनों मैं 12 बरस की थी और बाहर आती जाती थी। मेरे कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर नजर आता था। जब बोर होती वहां से झांका करती, जैसा कि कमसिन लड़कियां बेमकसद ताक झांक करती हैं। अम्मा मना भी करती कि सामने मार्केट है, लोग बैठे होते हैं, मगर मैं बाज ना आती। एक दिन मेरा भाई ट्यूशन पढ़ने गया और काफी देर तक ना आया। मैंने खिड़की से झांका तो वारिस को देखा, जिसके बड़े भाई ने हमारी दुकान किराए पर ले रखी थी। कभी कभी भाई भी उसकी दुकान पर बैठ जाता था। मैं समझी वही बैठा है। उसकी मेरी तरफ पुश्त थी और मैं गौर से उसे देख रही थी। वारिस ने मुड़कर देखा तो वो समझा कि मैं उसे देख रही हूँ, जबकि मैं अपने भाई को देख रही थी। वारिस अक्सर अपने भाई के स्टोर पर आ जाता था। मैंने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद जब भी खिड़की में जाती वो मुझे देखता। बिलाखिर मुझे एहसास हो गया कि ये मुझे ही देखता है। तभी मैंने खिड़की की तरफ जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद उसने हमारे घर फोन किया। वो कभी कभी मेरे भाई को फोन किया करता था। भाई घर पर ना था तो फोन मैंने उठा लिया। मेरी आवाज सुनकर बोला, शगुफ्ता हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम खिड़की में क्यों नहीं आती? तुम मेरी तरफ देखते हो इसलिए नहीं आती। इतना कहकर फोन बंद कर दिया। उसके बाद वो अक्सर फोन करने लगा। इधर उधर की बातें करके फोन बंद कर देता। यूं हमारी बातों का सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन मैं उससे बातें कर रही थी कि अम्मी को शक हो गया। उन्होंने रिसीवर छीन लिया और मुझे घूर कर देखा। मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। 8 दिन तक वारिस से बात ना कर सकी। एक रोज मेरे वालदैन मामू के घर गए हुए थे कि वारिस का फोन आ गया। हम 2 घंटे बातें करते रहे। अब उसके साथ बातों में मजा आने लगा। कुछ दिन बाद अम्मी सौदा सल्फ लेने बाहर निकली तो वारिस ने उनको जाते देखा। तभी दुकान पर काम करने वाले छोटे लड़के के हाथ मुझे एक पर्चा भेजा। अम्मी सौदा लेकर पलटी तो खत अभी तक मेरे हाथ में था। उनको आते देखकर मुट्ठी बंद कर ली। उनको शक हुआ। मेरी मुट्ठी खुलवाई और खत छीन लिया। पहले तो मुझे 2-4 थप्पड़ लगाए, फिर खूब रोई, लेकिन मुझ पर कोई असर ना हुआ, क्योंकि मैं तो नए नवेले जज्बों में घिरी ख्वाब नगरी की अंधी दुल्हन थी। फिर अम्मी ने फोन पर ताला लगा दिया। अब मैं उससे बात नहीं कर सकती थी। कभी कभी खिड़की में चली जाती और वारिस को इशारे से मना करती कि हमारे घर फोन नहीं करना। इन इशारों की वजह से मैं पूरी मार्केट में बदनाम हो गई। अबू और चाचा की वहां बहुत इज्जत थी। इसी सबब मार्केट के 2-3 दुकानदार चाचा के पास आए और उनको सूरत हाल से आगाह किया। चाचा ने अम्मी को बताया कि देखो भाभी, लोग शगुफ्ता के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। अम्मी ने मुझे कुछ न कहा, लेकिन वो गम से बीमार पड़ गई। शायद वो मेरी इस्लाह से मायूस हो गई थी। मैंने फिर भी अकल ना पकड़ी। फोन पर बात ना कर सकती थी तो वारिस को खत लिखने लगी। ठोकर जो खानी थी। अम्मी को फिर से इस बात का इल्म हो गया। एक दुकानदार की बीवी ने आकर बता दिया कि अपनी बेटी को संभालो, ये वारिस को खत लिखती है। आखिरी बार माँ ने रो रो कर समझाया, बेटी ऐसा ना कर, क्योंकि लड़के लड़कियों को खुतूत से ब्लैकमेल करते हैं। अब मैं 13 साल की हो चुकी थी। वक्ती तौर पर माँ के रोने का असर जरूर हुआ। वारिस को खतूत लिखने बंद कर दिए, फोन भी ना उठाती। तभी वो अपनी जगह तड़पने लगा कि अब क्या होगा, राब्ते का जरिया तो खत्म हो गया है। जब कोई सूरत हाल ना रही, उसने मेरे कजन आमिर को अपना हमदर्द बना लिया और उसे सारा हाल कह दिया। आमिर भी कभी कभी उसकी दुकान पर बैठा करता था। ये वारिस ने बड़ी गलती की। आमिर ने अंदर ही अंदर ऐसी आग भड़काई कि मेरा सब कुछ जल गया। वो तो रोज हमारे घर आता था, उस पर कोई रोक टोक ना थी। एक रोज उसने मुझसे कहा, शगुफ्ता, क्या तुम वारिस से राब्ते रखती हो?
मैं खामोशी से उसका मुंह तकने लगी कि उसे कैसे पता चला। वो कहने लगा, मेरा मुंह क्या देख रही हो? वारिस से पूछ लो, उसने तुम्हारी और अपने इश्क की दास्तान मुझे सुना दी है, और अब मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वारिस पर बहुत गुस्सा आया। मैं उसे ऐसा ना समझती थी। मैंने आमिर के आगे हाथ जोड़े। खुदारा, वो ये सब किसी को ना बताए। कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे आमिर पसंद नहीं था। मैंने इनकार कर दिया कि मेरी शादी जहां होगी, मेरी इज्जत उसी शख्स की अमानत है। ठीक है, तुम मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो। अपना गमगसार अपना राजदार समझ लो। मुझ पर एतबार करो। वारिस ने भी मुझ पर दोस्त समझकर ही तो एतबार किया है। मैं तुम्हारा राज किसी पर जाहिर नहीं करूंगा। मैं बस तुमको आजमा रहा था। उसने कुछ इस तरह बात की कि मैंने उस पर एतबार कर लिया। सोचा, आखिर मेरा चचा जाद है, उसको मुझ पर तरस आ गया है। वारिस को भी उस पर एतबार है, तभी तो सारा अहवाल कह दिया है। बोलो, क्या कहती हो? क्या मुझको दोस्त समझती हो? हाँ, आज से मैं तुमको अपना दोस्त समझती हूँ और तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं तुम्हारा अपना जो हूँ, और अपनों पर भरोसा करना चाहिए। अब तुम मुझे खत लिख देना, मैं उसको दे दूंगा। मैं नादान उम्र की पागल सी लड़की उसकी बातों में आ गई, क्योंकि मैं खुद भी वारिस के लिए बेकरार थी। एक खत वारिस के नाम लिखकर उसको दे दिया, क्योंकि वो रोज कहता था कि वारिस बहुत इल्तिजा करता है और अपने दोस्त की हालत पर मुझे तरस आता है। अब मैं खत लिखकर आमिर के हवाले कर देती, मगर वो मुझे उसका जवाब लाकर ना देता। इसी तरह मैंने वारिस को 3-4 खत लिखे। जवाब ना मिला तो सोचा कि आज आखिरी खत लिखती हूँ। अब भी उसने जवाब ना दिया तो फिर नहीं लिखूंगी। खत लिख रही थी तो अम्मी कमरे में आ गई। मैंने खत को जल्दी से मेज की दराज में डाल दिया। माँ ने देख लिया और दराज खोलकर खत उठा लिया। अम्मी सारा दुख अपनी जान पर ले लेती थीं। वालिद को कुछ ना बताती थीं। वो तो मुझे जान से मार देने को आ जाते। इस वाक़ये के बाद अम्मी ने मुझे खाला के घर दूसरे शहर भिजवा दिया, ताकि मैं वारिस से दूर हो जाऊं। हालांकि मैं पहले ही उससे दूर हो चुकी थी। अब तो आमिर मेरी जान को आया हुआ था, जिसकी नफ्सियात का मुझे अंदाजा ना था। अब आमिर साहब मेरी खाला के घर भी पहुंच गए, दोस्त बनकर मेरा दुख बांटने के बहाने। वहां अम्मी बीमार हो गई। मैंने फैसला किया, अब कभी वारिस को खत लिखूंगी और ना आमिर को दूंगी। फिर भी आमिर ने मेरा पीछा ना छोड़ा। उससे तो वारिस भला इंसान था कि मैंने राब्ता खत्म किया तो उसने फिर कभी मुझे तंग नहीं किया। मगर मेरा ये चचा जात तो झाड़ का कांटा बन चुका था। मुझे मालूम ना था कि आमिर हिम्मत ना हारेगा। वो अम्मी की तरफ गया और मेरा रिश्ता तलब किया। उनको सच्ची झूठी बातें लगाईं। कहा कि शगुफ्ता वारिस से मिलती है, ये तबाह हो जाएगी। मैं हर हाल में अपने खानदान की इज्जत को संभालना चाहता हूँ, वरना एक न एक दिन इसकी बदनामी की भिनक जरूर ताया जी के कान में पड़ जाएगी, तो वो आपका और आपकी इस नादान बेटी का हशर नशर कर देंगे। बात मुझ तक है तो बात बची हुई है। ऐसी ही बातें करके अम्मी को डरा धमका कर उनका दिल गुदास कर लिया और उन्होंने मेरा रिश्ता देने की हामी भर ली। जबकि पहले भी चचा आमिर के लिए मेरा रिश्ता मांगते थे तो सबसे ज्यादा मुखालफत मेरी अम्मा ही किया करती थी। अब्बू अपने इस भतीजे को रोजे अव्वल से पसंद नहीं करते थे। वो इसकी खसलत को जानते थे। मैट्रिक भी पास ना कर सका था, ऊपर से आवारा लड़कों में उठता बैठता, भंग और चर्स पीता, जुआ खेलता था। इतनी सी उम्र में सारे ऐब उसमें मौजूद थे। माँ ने दिल पर पत्थर की सिल रख ली। खून के आंसू रोती थीं और कहती थीं कि शगुफ्ता, तू पैदा ना हुई होती तो अच्छा था। तूने अगर वारिस से इश्क व मोहब्बत और खतो किताबत का चक्कर ना चलाया होता तो मैं तेरे इस चचा के सपूत को मुंह ना लगाती। मेरे खत जो वारिस के नाम थे वो सब आमिर की मुट्ठी में थे।
وہ 1 منٹ میں ہماری عزت 2 کوڑی کی کر سکتا تھا۔ والد صاحب کو ایسی باتیں لگاتا کہ وہ مجھے جان سے مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ امی کو طلاق ہو سکتی تھی۔ ہم کس قدر بھیانک موڑ پر کھڑے تھے۔ یہ زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی۔ ماں کا حال مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ مجھ سے زیادہ اماں تکلیف میں تھیں۔ وہ عامر کی ماں کی خصلت بھی جانتی تھیں اور اب اپنی بیٹی وہ اسی عورت کو سونپ رہی تھیں۔ چچی ہر ایک سے کہتی تھیں کہ کیا کروں، بیٹے سے مجبور ہوں، جس کو شگفتہ نے اپنی الفت کے جال میں پھنسا لیا ہے، ورنہ میں تو کبھی اس کو بہو نہ بناتی۔ ادھر عامر میری اماں کو بار بار جتلاتا تھا کہ میں نے شگفتہ سے شادی نہ کی تو اسے کون قبول کرے گا۔ وارث نے تو ہر کسی دوست سے اس کا اور اپنا تعلق ظاہر کر دیا ہے۔ یہ گلی میں پوری طرح سے بدنام ہو چکی ہے۔ کسی روز ضرور تایا جی کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں گی، کیونکہ ساری مارکیٹ میں ہر ایک کے منہ پر اس کی داستان ہے۔ اماں میری نفسیاتی دباؤ میں آ گئیں۔ میں خود عامر کی باتیں سن سن کر کانپ جاتی تھی، لیکن ہم ماں بیٹیاں ابو سے اتنا ڈرتی تھیں جیسے بکرا کسائی سے ڈرتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ایسا تھا کہ ہمیں کنویں میں چھلانگ لگانا منظور تھا، مگر یہ منظور نہ تھا کہ کوئی میرے ہاتھ کے لکھے خط ابو کو دے دے۔ وہ میری جو درگت بناتے سو بناتے، وارث کی گردن بھی دبوچ لیتے۔ بس یہی خوف تھا جس کی وجہ سے میری زندگی داؤ پر لگی۔ اے کاش کہ میں اپنے باپ سے اتنا نہ ڈرتی۔ اگر وہ مار دیتے مر جانا قبول کر لیتی، لیکن عامر کی چال میں نہ آتی۔ ابو اپنے اس بھتیجے سے نالاں تھے، مگر امی نے زور ڈالا کہ عامر جیسا بھی ہے اپنا ہے۔ یوں وہ خاموش ہو گئے۔ بولے اللہ مالک ہے، اگر وہ سدھر گیا تو اسے کاروبار کرا دوں گا، ایک دکان بھی اس کے نام کر دوں گا، شاید میرے احسانات اور دباؤ میں آ کر سیدھے رستے پر آ جائے اور آوارہ لڑکوں کی صحبت چھوڑ دے۔ یوں انہوں نے مجھے عامر سے بیاہ دیا۔